हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और ये है आपका राजन सीरीज। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके पहली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 1 और यहाँ पर देखेंगे आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें हम लोग आज अति लघु उत्तरीय कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके राजन सीरीज में दिए हुए लगभग आपके परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है आप ध्यान से पढ़िए और उसको आंसर अगर आपको नहीं लर्न हो रहा है तो उसको याद करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उप और प्रति लगाकर दो दो शब्द बनाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग और प्रति उपसर्ग यूज करना है। तो दोस्तों उप में देखिए उपकार और उपभेद, क्लियर। और प्रति देखिए तो प्रतिपक्ष और प्रत्येक। जब प्रत्येक आपको देखने में नहीं लग रहा होगा कि ये प्रति इसमें उपसर्ग है, लेकिन जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक इसका संधि विच्छेद होता है जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि सुमिंद्रानंदन पंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। सार्वजनिक होता है, उसका मतलब जो सबके उपयोग के लिए होता है वो क्या होता है, सार्वजनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 34, नीलकमल सी मुख प्रभा सरस सुधा सी से बांध पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप उपमा अलंकार की क्या पहचान होती है, सा सी से ये शब्द आता है। तो यहाँ पर देखिए नीलकमल सी आ गया तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, आकाश का चाँद हाथ आना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आकाश का चाँद हाथ आना मतलब असंभव कार्य का होना, क्लियर। यहाँ पे देखिए वीणा वादनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन है। तो दोस्तों वीणा वादनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये इनकी बहुत ही अच्छी कविता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। चतुर्दिक के शब्द में द्विगु समास तथा यथाविधि में अव्ययी भाव समास यूज हुआ। चतुर्दिक में यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से देखेंगे तो चतुर्दिक में यहाँ पे संख्यावाची शब्द यूज हुआ है और यहाँ पे यथाविधि में यथा जो है वो अव्यय है। तो इस तरह से ये यानी कि अव्ययी भाव समास हो गया और चतुर्दिक क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 38 है, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों 12 बाट होना का मतलब होता है बंटवारा होना, क्लियर। यहाँ पर देखिए इसका वाक्य प्रयोग देखिए, राकेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया, क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे उच्चारण स्थान पूछ रहा है 39 क्वेश्चन नंबर, त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए त थ द ध का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। यहाँ पे आपको अगर संस्कृत में याद होगा तो तुलसा नाम दंता होता है। तो ता वर्ड के जितने भी होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, दंत, यानी कि उनका जो उच्चारण स्थान होगा वो दंत होगा। क्वेश्चन नंबर 40, आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो दोस्तों आग का किस तरह से हम पढ़ते हैं संस्कृत में इसको, आग को तो उसको अग्नि पढ़ते हैं। तत्सम का मतलब ही होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में ही यूज हो, यानी कि हिंदी में भले ही यूज हो रहे हैं लेकिन उनका जो रूप परिवर्तित ना हुआ हो, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आग का तत्सम रूप है अग्नि और हाथी का तत्सम रूप है गज, क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 41 है, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। तो उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं, क्लियर। क्वेश्चन 42 है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। तो दोस्तों अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है, क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, देशज शब्द किसे कहते हैं, तो उदाहरण सहित बताइए। तो दोस्तों देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है, अर्थात हमको यह ज्ञात नहीं है कि यह शब्द किस भाषा से लिया गया है। जैसे कि देखें अगर हम उदाहरण में लोटा, खिड़की, डिब्बा, ठेस, ये सब देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं और ये अज्ञात है कि ये किस भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों वे शब्द जो कि संस्कृत भाषा के तो हैं किंतु इनका जो रूप है वो धीरे धीरे बदल गया, यानी कि परिवर्तित हो गया है और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले यही शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाथ, आग, आम, नंगा आदि। और यही दोस्तों अगर हम देखें हाथ का क्या होता है,
तत्सम रूप हस्त होता है, आग का अग्नि होता है, आम का आम्र होता है और नंगा नग्न होता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों देखिए बहुत बार तद्भव तत्सम के बारे में पूछा गया है, तो आपका ये जो एग्जाम है इसमें आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन डिटेल में भी चाहे लघु उत्तरीय हो या अति लघु उत्तरीय हो आपको लिखना होगा। तो आपको इन सब की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि तत्सम होता क्या है। वास्तव में जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा से लिए हुए शब्द होते हैं और वो उसी रूप में ही हिंदी में प्रयोग होते हैं, बस आपको इतना ही समझना है। यहाँ देखिए वही चीज़ें दी हुई हैं जो ऊपर आपका हाथ, आग और आम, ये सब जो ऊपर उदाहरण दिए हुए थे तद्भव के, वही इसमें तत्सम में उदाहरण दिए हुए हैं कि हाथ का हस्त हो गया है, आग का अग्नि हो गया है, और यहाँ पर देखिए हाथ का हस्त, आग का अग्नि और आम का आम्र हो गया है। ये सारे आपके उदाहरण हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46 है, रूढ़ि शब्द किसे कहा जाता है, उदाहरण से बताइए। रूढ़ि शब्द उसे कहते हैं जो किसी शब्द के योग से नहीं बनते हैं, यानी कि वो अपना अलग ही रूप रखते हैं। यहाँ पर देखिए रूढ़ि शब्द का कोई भी किसी शब्द के साथ योग नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आम, नाक, कलम आदि, इनका किसी के शब्द के साथ योग नहीं हुआ है। क्लियर। यहाँ पे देखिए यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। जो शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, यहाँ पे देखेंगे जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो अलग अलग शब्द होंगे, विश्व धन विद्यालय, पुस्तक धन आलय, छात्र धन आवास। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिला कि दो अलग अलग शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। तो ये जो दो शब्द मिल करके एक नया शब्द बना रहे हैं, ये कैसे शब्द हो जाएंगे, ये यौगिक शब्द हैं। क्लियर। यानी कि जो दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर बताइए। मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर बताइए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। यहाँ पर देखिए पहला है कि मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। क्लियर। मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति वाक्य है। और मुहावरा लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होता है, लोकोक्ति का प्रयोग प्रायः अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। और यहाँ पे चौथा है कि मुहावरा फल से संबंधित नहीं रखता है। यहाँ पर देखिए मुहावरा फल से संबंध नहीं रखता है, लोकोक्ति फल से संबंध रखता है। क्लियर। क्वेश्चन 49 देखते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया को सरल वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वो क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे कि रोहन पुस्तक लिखता है, रोहित चाय बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये कैसे वाक्य हैं, ये सरल वाक्य हैं, केवल एक ही क्रिया इसमें हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। वह वाक्य जिसमें दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो कि दो उपवाक्यों से जुड़े होते हैं। और वो कौन कौन से उपवाक्य हो सकते हैं, जैसे अगर उनके बीच में जो संयोजक चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु, ये शब्द जुड़े होते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंस आपको दिखेंगे। क्लियर। ये कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 51 है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र घर है। तो दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा होती क्या है, जो कि औपचारिक तरीके से ना दी जाए। क्लियर। तो वो कौन सी शिक्षा हो जाती है, वो अनौपचारिक होती है। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले हमारा अपना घर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ बताइए। तो दोस्तों स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। पहला अगर हम देखें तो स्वतंत्र लेखन से रचनाकार के अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है और स्वतंत्र लेखन से रचनाकार में कल्पना शक्ति का भी विकास होता है।
और नंबर 3 पर हम देखें तो जो स्वतंत्र लेखन होता है उसमें रचनाकार लेखक का बौद्धिक विकास होता है। और नंबर 4 है कि स्वतंत्र लेखन से रचनाकार लेखक के कार्य में दक्षता एवं प्रवीणता अधिक आती है। क्लियर। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए। तो प्र और सु उपसर्ग लगाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्राधन पौत्र, प्रपौत्र हो गया है। यहाँ पे देखिए सीधे संधि विच्छेद करके लिखा है, ये बहुत ही अच्छा है। किस तरह से आपको क्लियर भी हो रहा है कि कहाँ पर उपसर्ग किस तरह से यूज हुआ है। प्राधन पौत्र, प्रपौत्र, प्राधन्यन, प्राणयन। और यहाँ पे देखिए प्राधन्यन, ये ना का यहाँ पे देखिए प्राधन्यन, यहाँ पे प्रा के साथ ना जब आया तो ओड़ा हो गया है। क्लियर। सुधन अवसर, सुअवसर, सुधन गंध, सुगंध। ये आपके दो शब्द उदाहरण हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि, सिंधु, सागर और उदधि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। तो दोस्तों एक दंत किसको हम कहते हैं? हम एक दंत कहते हैं गणेश जी को, और नीलकमल कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया एक दंत, ये आपका एक दंत तत्पुरुष समास नहीं होगा, ये एक दंत आपका बहुब्रीहि समास होगा। ये आपका एक दंत जो है ये तत्पुरुष समास नहीं, ये बहुब्रीहि समास है। और नीलकमल कर्मधारय समास है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए और वाक्य प्रयोग भी कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अर्थ इसका क्या होगा, खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो ये हो जाएगा कथनी और करनी में अंतर। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए कि कुछ मंत्री अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते हैं किंतु फिर अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति इकट्ठा करते हैं। सचमुच खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57, काकर पाथर जोर कै मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो पंक्ति है ये कबीरदास जी के द्वारा लिखी हुई पंक्ति है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 58 है, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ एवं प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना। प्रयोग हम देखें तो भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाना समाज के हित में होता है। क्वेश्चन 59 देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो दोस्तों भाषा को रोचकता प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिया है कि हम अपने भाषा को रोचक और प्रभावी कैसे बनाते हैं, कि जहाँ पर पर्टिकुलर एक शब्द का प्रयोग करके हम उसको प्रभावी दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं आस्तिक, तो यहाँ पर आस्तिक का क्या मतलब होगा कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अब यहाँ पे आस्तिक बोलने से हमारी जो भाषा है वो रोचक और प्रभावी दिखने लगती है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, क्रिया के कितने रूप होते हैं? क्रिया के 8 रूप होते हैं। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के बीच विभक्ति को हटाकर एक शब्द रूप कर देना ही समास है। क्लियर। दो शब्द के बीच जो विभक्ति का प्रयोग हो रहा है उसको हटाकर एक शब्द रूप करना ही क्या होता है? समास होता है। अब दोस्तों समास का मुख्य कार्य क्या है? शब्दों को संक्षिप्त और सुंदर रूप में रखना ही समास का मुख्य कार्य है। जैसे मैंने मुंबई में गगन को चूमने वाली इमारत देखी, तो इस वाक्य में गगन को चूमने वाली इमारत का क्या मतलब है? गगनचुंबी। क्लियर। गगन को चूमने वाली इमारत के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा सकता है? गगनचुंबी। तो वाक्य संक्षिप्त हो जाएगा और सुंदर भी लगने लगेगा। जैसे मैंने मुंबई में गगनचुंबी इमारत देखी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो दोस्तों उन्नति का होगा अवनति, यहाँ पे विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम, और कृपण का मतलब होगा दाता। कृपण मतलब होता है कंजूस, तो उसका उल्टा क्या होगा? दाता होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, सावंत तथा
किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन का होता है श्रवण और किसान का होता है कृषक। तो दोस्तों आपका ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी राजन सीरीज का समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग के लिए हिंदी की डिटेल स्टडी और सामाजिक अध्ययन की डिटेल स्टडी इस चैनल के माध्यम से कराई गई है। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और दोस्तों आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है। तिमिर का विलोम आपको बताना है कमेंट करके। सारे भाई बहन बताएंगे जरूर कि तिमिर का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।